लगभग 10 से 15 सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैंने पूरे के पूरे 80 चुनिंदा सवाल लिए हैं। मेरा मानना है कि अगर आप ये 80 चुनिंदा सवाल देख लेंगे तो इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज आप एक ऐसा मॉक टेस्ट देखेंगे जो 80 प्रश्नों का होगा। मैं आपको एक टारगेट देता हूं साथियों, इन 80 प्रश्नों में से कम 30 सवाल आप लोग करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े से दिमाग पर आधारित हैं, अगर दिमाग लगाकर उनका जवाब देंगे तो साथियों आप कर पाएंगे। और मैं आपकी साथियों जीके की पूरे 100 नंबर की तैयारी साथियों अच्छे तरीके से करवा दूंगा। चलिए, तो ये आपकी क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो होमगार्ड विभाग है इसका गठन कब किया गया था? तो 1963 यानी कि 1963 में उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का गठन किया गया था। यूपी होमगार्ड किस विभाग के अधीन कार्य करता है मुझे बताइए। देखिए, राजस्व विभाग के अंतर्गत क्यों काम करेगा? रक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायत विभाग, मैं कहूंगा गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है यूपी होमगार्ड विभाग। उसके बाद देखिए, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आंसर लगा देंगे, थोड़ा सा दिमागी सवाल है। होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? राज्य पुलिस को सहायता देना या सेना का हिस्सा? देखिए, सेना के रूप में काम नहीं करती है। बैंकिंग सुरक्षा है ना, या रेलवे का संचालन? मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका जो होगा, क्योंकि इसमें से एक ही आंसर लगाना है, तो राज्य पुलिस की सहायता करती है साथियों होमगार्ड। उसके बाद देखिए, यूपी होमगार्ड का नियंत्रक कौन होता है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो पता साथियों कौन होता है? एडीजी रैंक होते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी जाएगा, एडीजी रैंक होते हैं। उसके बाद देखिए, होमगार्ड सेवा किस प्रकार की सेवा है? तो इस ये भी साथियों थोड़ा सा कैसा सवाल है, दिमागी सवाल है। स्थायी सेवा है, अंशकालिक सेवा है, पूर्णकालिक सरकारी सेवा है, निजी सेवा है। देखिए, इसमें आपको डेली बेसिस पर पैसे दिए जाते हैं, यानी कि ये पार्ट टाइम जॉब है, एक तरीके से अंशकालिक है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, गृह रक्षक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 1963 में गृह रक्षक अधिनियम को लागू किया गया था। यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? आपका देखिए सिलेक्शन होगा, आप यूपी में होमगार्ड के पद पर तैनात होंगे और आपकी जो सिटी है ना, बहुत अच्छी जॉब है। देखिए, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगते हैं तो आपकी सिटी जो है ना, उससे अगली सिटी से अगली सिटी में आपको क्या तैनाती दी जाएगी। लेकिन यूपी होमगार्ड में क्या है, जिस सिटी के आप निवासी हैं उसी में आपको साथियों जॉब करने का मौका दिया जाएगा। तो वर्दी हो और अपना शहर हो तो साथियों बात ही निराली है। तो आपके सामने ये भर्ती आई है, आपकी एज है, अभी पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई कीजिए और इस वैकेंसी में साथियों सिलेक्शन लीजिए। मैं कहूंगा इसमें 40,000 लगभग वैकेंसी है, तो बहुत अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी, ना बहुत अधिक कंपटीशन है, लेकिन तब भी आपको अपना 100% देना है। मेरा मानना है कि अगर आप अपना 100% देंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत आराम से साथियों क्रैक कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी काहली करेंगे, आलस्य करेंगे कि अरे अभी क्या, अभी तो एग्जाम डेट नहीं आई है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी साथियों। फिर मत कहिएगा कि सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुक गया। आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि जितनी कट ऑफ जाएगी उससे 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा होंगे, फिर आपको संतुष्टि होगी कि भाई कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में दे आया हूं, मेरे इतने नंबर है कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप आराम करना, अभी आप आराम मत करिए, है ना। चलिए, तो साथियों मैं आपको डेली एक क्लास दूंगा यूपी होमगार्ड की, उस क्लास को डेली देखिएगा, जीके पर आधारित पूरी क्लास होगी वो, ठीक है ना। चलिए, अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन साथियों दबा दीजिए। लाइक के बटन से होता कुछ नहीं, बस अच्छा लगता है मुझे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि यूपी में होमगार्ड का प्रशिक्षण दिया जाता है मेरठ, लखनऊ, कानपुर या सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर? तो सभी जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है यूपी में होमगार्ड्स को। होमगार्ड्स की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों? होमगार्ड्स की नियुक्ति साथियों एसपी करते हैं। एसपी आपका जवाब होगा। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड किस प्रकार का बल है? तो क्या ये एक पैरामिलिट्री बल है, सैन्य बल है, सहायक स्वयंसेवी बल है? मैं कहूंगा सहायक स्वयंसेवी बल है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा क्या है? साथियों बहुत शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा यहां पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों क्या है तो बिल्कुल सही है। देखिए, देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा, सेवा और सुरक्षा, बिल्कुल सही, सेवा और सुरक्षा, ये यूपी होमगार्ड का मुख्य नारा है, मोटो है। आंसर आपका सी होगा। यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी कौन तय करता है मुझे बताइए, कौन तय करता है? फटाफट आप लोग बताइए। एसपी साहब, डीएम साहब, थाना प्रभारी, ये सभी लोग साथियों यूपी में होमगार्ड की ड्यूटी तय करते हैं।
हैं। अगला सवाल देखिए, होमगार्ड किस यूनिफॉर्म कलर में होता है, यानी कि अगर आपको जो वर्दी मिलेगी खाकी वर्दी होगी साथियों, वो ध्यान रखिएगा होमगार्ड की, तो काली नीली पीली नहीं मिलेगी, खाकी वर्दी मिलेगी। आंसर आपका अगर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। होमगार्ड किन स्थितियों में बुलाए जाते हैं, तो कब साथियों होमगार्ड बुलाए जाते हैं, भीड़ नियंत्रण करना होती, बिल्कुल साथियों, पुलिस की सहायता देने के लिए होमगार्ड को तैनात किया जाता है, यातायात प्रबंधन करने के लिए भी किया जाता है, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तब भी होमगार्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि इन सभी कार्यों में होमगार्ड्स बुलाए जाते हैं। यूपी होमगार्ड्स किस सेंट्रल एक्ट के आधार पर चलता है, तो मैं कहूंगा होमगार्ड्स एक्ट से किस के तहत चलता है साथियों। यहां पर अगर बात करें कहीं पर भी 1963 नहीं लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा एक्ट 1963 के तहत चलता है। होम गार्ड्स एक्शन 1963 के तहत ही यूपी होमगार्ड चलता है। आंसर आपका भी होगा। यूपी होमगार्ड्स मुख्य रूप से किसकी सहायता करते हैं साथियों, किसकी सहायता, तो जिला पुलिस की सहायता करते हैं। आपका सी होगा। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कमांडेंट जनरल होते हैं यूपी होमगार्ड्स के प्रशासनिक प्रमुख। अगला देखिए, होमगार्ड का चयन किस स्तर पर किया जाता है, तो पता साथियों किस स्तर पर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो साथियों जिला स्तर पर किया जाता है, तो जिला स्तर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है, क्या आपको नहीं मालूम होना चाहिए क्या भुगतान दिया जाता है साथियों, फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए साथियों, तगड़ी तैयारी आप लोग कर लीजिए, मौका अच्छा आया है, ये फिर ना कहिएगा साथियों फिर दिक्कत वगैरह आपको लगे, है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल शुरू से तैयारी करिए। डेली एक क्लास मैं आपको दूंगा, लेकिन ऐसी क्लास होगी साथियों, समझ लीजिए उसकी कोई दिक्कत, उसको कोई क्या उसका कंपैरिजन नहीं है साथियों, जो पेड कोर्स है उसको भी फेल करा दूंगा, है ना। चलिए, तो एक बार साथियों कमेंट में मुझे ये बता दीजिए कि आप यूपी में किस सिटी से हैं, सिटी का नाम एक बार कमेंट में आप लोग साथियों मुझे लिखकर बता दीजिए। और मैं भी आपको बता देता हूं कि मैं शाहजहांपुर से हूं। कहां से हूं साथियों, शाहजहांपुर से हूं। बहुत सारे बच्चे साथियों शाहजहांपुर के होंगे, है ना, मेरा ऐसा मानना है। यूपी होमगार्ड्स के जवानों को क्या भुगतान दिया जाता है, तो इनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि यूपी होमगार्ड्स की भर्ती में मुख्य आधार क्या है, तो पता साथियों मुख्य आधार क्या है, तो लिखित परीक्षा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा है, या इंटरव्यू है, इंटरव्यू तो नहीं है ना। जो अगर बात करें मुख्य आधार जो है ना साथियों, मुख्य आधार क्या है, ये बात आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है, फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा लिखित परीक्षा के साथियों बिना नहीं हो सकता, शारीरिक दक्षता परीक्षा की अगर बात करें इसके बिना भी साथियों नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा लिखित परीक्षा मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रही है। खैर शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए होमगार्ड किस बल श्रेणी में आते हैं, तो ये ऑक्सिलरी फोर्स के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए यूपी होमगार्ड एक्ट किस शासनकाल में पारित हुआ था, तो अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पारित हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी होमगार्ड एक्ट। अगला देखिए होमगार्ड मुख्य रूप से किस कार्य में सहयोग करते हैं, तो किस कार्य में साथियों, देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल, आपदा राहत में बिल्कुल, यातायात प्रबंधन में भी। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यूपी में होमगार्ड बटालियन का नेतृत्व कौन करता है, तो कौन करते हैं साथियों, बटालियन कमांडेंट करते हैं। और बटालियन कमांडेंट कहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर डी में लिखे हुए हैं। अगला देखिए होमगार्ड की यूनिट को क्या कहा जाता है, तो प्लाटून कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, प्लाटून कहा जाता है होमगार्ड की यूनिट को। उसके बाद देखिए होमगार्ड की ड्रेस में कौन सा आइटम अनिवार्य होता है, तो शोल्डर बैच होता है, बिल्कुल होता है, बेल्ट होती है, बिल्कुल होता है, कैप होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि जवाब आपका अगर डी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 सवाल हो चुके हैं पूरे के पूरे आज की इस वीडियो में साथियों। 80 सवालों को हम लोग देखेंगे और 80 सवाल होमगार्ड से संबंधित है साथियों, जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। यूपी होमगार्ड को किस स्थिति में अपरिहार्य माना जाता है, तो किस स्थिति में, दंगा नियंत्रण की स्थिति में, बिल्कुल भीड़ प्रबंधन की स्थिति में, त्योहारों में सुरक्षा, बिल्कुल साथियों। इस सवाल का जवाब भी साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए यूपी होमगार्ड किस प्रकार की शक्ति रखते हैं, मुझे बताइए। तो नियमित पुलिस जैसी शक्ति हो नहीं होती इनके पास। सीमित शक्तियां, कोई शक्ति नहीं, ऐसा भी नहीं नैक शक्ति, ये सीमित शक्तियां इनके पास होती है, लिमिटेड पावर्स इनके पास होती है। होमगार्ड की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो स्थायी होती है, अनुबंध आधारित होती है, मैं कहूंगा अनुबंध आधारित आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल देखिए यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण कितने चरणों में होता है, तो यूपी होमगार्ड का प्रशिक्षण की अगर बात करते हैं साथियों, ये 3 चरणों में होता है। तो 3 चरण आपके
आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यूपी होमगार्ड प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इनको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की अगर बात करें ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तकनीकी ज्ञान कराना, शारीरिक दक्षता और अनुशासन कराना, केवल हथियार प्रशिक्षण, केवल हथियार प्रशिक्षण नहीं, कार्यालय का कार्य भी नहीं, मैं कहूंगा शारीरिक दक्षता और अनुशासन, ये मुख्य उद्देश्य होता है। आंसर आपका भी होगा। होमगार्ड को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है? यानी कि होमगार्ड को भी दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल, होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत साथियों होमगार्ड को भी दंडित किया जा सकता है। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? यानी कि यूपी होमगार्ड को ड्यूटी पर किसके समान माना जाता है? पीएससी के समान माना जाता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर के समान माना जाता है, बीएसएफ या आर्मी के समान माना जाता है? तो आपका जवाब साथियों क्या होगा, मुझे बताइए। उनको एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में साथियों उनको माना जा सकता है। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में सामान्यतः कितने जवान होते हैं? तो मैं कहूंगा यूपी होमगार्ड की एक प्लाटून में लगभग 30 जवान होते हैं। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, यानी कि होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? तो उनको साथियों ये कहां दिया जाता है? ये पुलिस लाइन में दिया जाता है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, होमगार्ड को हथियार चलाने का प्रशिक्षण कहां दिया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया पुलिस लाइन में दिया जाता है। यूपी होमगार्ड की भर्ती में उम्र सीमा क्या होती है? तो आपको मालूम है उम्र सीमा क्या होती है साथियों? 18 से 35 साल होती है। बिल्कुल साथियों, 18 से 35 साल होती है ना। अगला देखिए, यूपी होमगार्ड ड्यूटी के समय किसके आदेश का पालन करता है? यानी जो यूपी होमगार्ड है ना, ये ड्यूटी के समय किसके आदेशों का पालन करता है? थाना प्रभारी का आदेशों का पालन करता है। आंसर आपका ए होगा। होमगार्ड किन विशेष अभियानों में शामिल किए जाते हैं? तो अगर बात करते हैं एंटी रोमियो वाला जो अभियान है साथियों, इसमें है बिल्कुल है अपराध नियंत्रण के लिए, बिल्कुल चुनाव ड्यूटी के लिए भी होमगार्ड की तैनाती की जाती है। यानी इन सारे कार्यों के लिए होमगार्ड शामिल किए जाते हैं। आंसर आपका डी होगा। यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख कौन होता है? यूपी होमगार्ड का जिला प्रमुख पूछा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं यूपी होमगार्ड के जिला प्रमुख। उसके बाद देखिए, होमगार्ड की तैनाती किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर की जाती है? पुलिस बल की कमी होती है तब की जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बिल्कुल, प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर बिल्कुल, यानी कि आंसर आपके सवाल का डी होगा। अगला देखिए, होमगार्ड का वॉलंटियर फोर्स होने का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? अस्थाई और सहायक, बिना पैसा, मैं कहूंगा अस्थाई और सहायक आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी होमगार्ड के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? 5वीं पास होती है? कि आप 5वीं पास हैं तो फॉर्म भरा है आपने, 8वीं पास है तो फॉर्म भरा है? देखिए 10वीं पास चाहिए होती है और आप 10वीं पास होंगे। आंसर आपका सी होगा, है ना। चलिए, कम से कम 10वीं पास तो आप होंगे, या उसके अलावा 12th ग्रेजुएशन, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप हो सकता हो किए हुए हों। खैर कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, यूपी होमगार्ड का प्रत्येक जनपद में मुख्य कार्यालय कहाँ होता है? तो कहाँ होता है साथियों? पुलिस लाइन में होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका, अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि होमगार्ड जवान किस प्रकार की ड्यूटी में सबसे अधिक लगाए जाते हैं, मुझे बताइए। त्योहारों में सुरक्षा के तौर पर बिल्कुल, वीआईपी ड्यूटी में, ट्रैफिक कंट्रोल में, यानी कि इन सभी कार्यों में होमगार्ड जवान लगाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, यूपी होमगार्ड की कमान किस रैंक के अधिकारी के पास होती है? तो किसके पास होती है साथियों? एडीजी के पास होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल एडीजी के पास ही होती है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि होमगार्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देश की सीमाओं की रक्षा करना। देश की सीमा की रक्षा नहीं करते साथियों होमगार्ड्स, पुलिस बल की कमी को, यहां पर लिखा होना चाहिए पूरा, पुलिस बल की कमी को पूरा करना। बिल्कुल साथियों, पुलिस बल की कमी को पूरा करते। विदेशों में सुरक्षा नहीं, बैंकिंग सुरक्षा नहीं। यानी कि आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, यानी कि यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब शुरू हुई? तो यह काम साथियों 1992 से शुरू हुआ था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि 1992 से पहले होमगार्ड में महिलाएं नहीं होती थी। यूपी होमगार्ड का संचालन किस नियमावली के अनुसार होता है? तो साथियों होमगार्ड रूल्स अगर बात करते 1964 के तहत होता है। ये है ना, कुछ नहीं साथियों, ये क्या आ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों, होमगार्ड्स रूल्स 1964 जो नियमावली है इसके अनुसार होता है होमगार्ड का संचालन, इसलिए आंसर आपका भी होना चाहिए। ये 196 नहीं, ये साथियों 1964 आपका जवाब यहां पर होगा। उसके बाद देखिए, होमगार्ड की ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर क्या कार्यवाही की जा सकती है? तो क्या देखिए, उनको चेतावनी दी जाती है, हाँ, ड्यूटी से निलंबित किया जा सकता है, दंडात्मक कार्रवाई दी जाती है, बिल्कुल। यानी कि ये सारी चीजों में से कोई एक चीज की जा सकती है जब गैर हाजिरी लगेगी। उसके
बाद देखिए होमगार्ड का बैज जो बैज होता है ये किस पर दर्शाया जाता है, तो कहां पर साथियों दर्शाया जाता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। शोल्डर बैज या कैप बैज या बेल्ट बैज। देखिए बेल्ट बैज तो नहीं होता है, लेकिन हाँ शोल्डर और कैप वाला होता है, इसलिए सही जवाब आपका ए भी होगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहां पर साथियों क्या हो सकता है। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि यूपी होमगार्ड में प्लाटून कमांडर कौन होता है, तो प्लाटून कमांडर की अगर बात करें साथियों कौन होता है, प्लाटून का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका भी होगा। देखिए 50 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं, अब कुछ सवाल हम लोग और देखेंगे, लगभग 30 सवाल। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए आरबीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो बैंकों का बैंक की अगर बात करें भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं साथियों प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, फटाफट मुझे बताइए। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों बताइए, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला सवाल देखिए लोकसभा का नेता कौन होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं नहीं साथियों प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ही कौन होते हैं, लोकसभा का लोकसभा के अच्छा नेतृत्व की यहां पर पूछा गया है। लोकसभा के नेता जो होंगे वो तो प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जो लोकसभा का नेतृत्व करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, तो ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन थे, तो कौन थे ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, राइट आंसर आपका बी होगा। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो संविधान का निर्माता तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे बताइए, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, बिल्कुल साथियों WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला देखिए संसद के सदनों को बुलाने, ये बुलाने नहीं बल्कि बुलाने लिखा हुआ है, संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है बताइए, तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति मैं कहूंगा राष्ट्रपति साहब के पास होती है, आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। 20 क्वेश्चन और बाकी है। सैडलर आयोग किससे संबंधित है, तो ये साथियों सैडलर आयोग की अगर बात करें तो शिक्षा से संबंधित है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ की अगर बात करें तो इसके लेखक साथियों बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक आपके सवाल का राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो किसके द्वारा साथियों तैयार किया गया था, मैं कहूंगा पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, बिल्कुल सही आंसर आपका डी होगा। वेदों की ओर लौटो ये नारा साथियों किसने दिया था, तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। मैं कहूंगा स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात करें इनके द्वारा ही तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया मुझे बताइए, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय संसद में या गवर्नर जनरल ने, मैं कहूंगा संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है, तो इंग्लैंड से है, यूएसए से है, जर्मनी आयरलैंड से है, मैं कहूंगा इंग्लैंड से प्रभावित है भारतीय संसद की संसदीय प्रणाली। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत शानदार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। चलिए आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है साथियों, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं 100 क्वेश्चन की, क्या पूरे जीके के क्वेश्चन भी होंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी होंगे, यूपी जीके के क्वेश्चन भी उसमें होंगे और यूपी होम गार्ड के भी उसमें साथियों क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 सवाल जिसमें ये सारी चीजें साथियों कवर अप हो जाएंगी। मैं कहूंगा धीरे 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 धीरे। तो ये साथियों भारतीय हीरा संसाधन ये कहां पर है, ये सूरत में है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, तो कौन थे साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, मैं कहूंगा बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अच्छा इनकी किस रचना के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था, एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइए। देखूं साथियों आपको याद है या नहीं याद है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या संथाल विद्रोह। मैं कहूंगा भील विद्रोह कहां घटित हुआ था, महाराष्ट्र में घटित हुआ था। उसके बाद देखिए हम्पी का खुला संग्रहालय ये किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है।
किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बताइए। इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, महमूद गजनवी ने, मुबारक शाह खिलजी ने, आपसे पूछा जा रहा है। मुबारक शाह खिलजी की अगर बात करें, इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा, तो काला कानून किसे कहा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को कहा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, रॉलेट एक्ट को गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक सवाल आपको भी दूंगा साथियों कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो अमीर खुसरो है। मैं कहूंगा बिल्कुल अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचनाकार हैं। अगला सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है, पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये सिंध में है साथियों मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक साथियों किसको माना जाता है, मैं कहूंगा मोहम्मद गौरी को माना जाता है। गौरी आपके सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, है ना। चलिए देखिए, दो सवाल, एक ये सवाल है, एक ये सवाल, इसके बाद एंड है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया, कौन सा आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए दूं, ये वाला या ये वाला। मैं कहूंगा साथियों ये वाला आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित। तो कमेंट सेक्शन के लिए आपका हो गया। इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए अभी।